अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सोहेल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। डिफरेंट खबरों का जो है वो क्रिप्टो मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है, आज की इस वीडियो में तमाम चीज़ों को जो वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि इससे पहले टेरर लूना को क्लैप्स हो, उसके बाद सेल्सियस, थ्री एरो कैपिटल, मल्टीपल क्लैप्स हमें होते हुए नजर आ रहा है। सेम वही चीज़ हमें एफटीएक्स के बाद नज़र आ रही है। लेकिन ओवरऑल एक्चुअली मार्केट इन खबरों पर रिएक्ट किस तरीके से कर रही है, आज की इस वीडियो में उन खबरों के साथ जो है वो पूरा ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट एक्चुअली रिएक्ट किस तरीके से कर रही है और कौन कौन से बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो इन खबरों से हटकर हैं, जो मार्केट को और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कुछ यहाँ से अगर आप देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाइप नज़र आई होगी। बाइनेंस सीईओ सॉ डाउट्स इन क्रिप्टो रिवाइवल, कॉइनबेस एंड डिजिटल एसेट मैनेजर ग्रेस्केल देन बैकट्रैक्स। अब एक ट्वीट हुई, वो ट्वीट डिलीट हो गई, कॉइनबेस के हवाले से थी और वो सीधी बाइनेंस का उससे लिंक है। ग्रेस्केल भी उसमें जो है वो शामिल है। ओवरऑल आपको ये तमाम 3 बड़े प्रोजेक्ट जो है वो आपको इसमें जो है वो इंक्लूडेड मिलते हैं। एक ग्रेस्केल, एक सीजी बाइनेंस और एक कॉइनबेस प्रो। यहाँ पर इन 3 चीज़ें हो गई। इनको थोड़ा सा आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले एज अ रेफरेंस जो है वो खबरों को आपके साथ डिस्कस कर लूँ। आपको यहाँ नज़र आता है कॉइनबेस, बाइनेंस के साथ जो है वो ग्रेस्केल नज़र आता है, ग्रेस्केल के साथ जो है आपको कॉइनडेस्क जो है वो नज़र आता है। अब थोड़ी सी नेक्स्ट खबर को देख लेते हैं ताकि फिर इनको कंक्लूड करने की कोशिश करें। कॉइनबेस को फाउंडर शेयर्स कंपनी Q3 शेयर होल्डर लेटर सेज एज ऑफ द September 30 फर्म होल्डिंग 2 बिलियन बिटकॉइन। अब जेनेसिस के हवाले से, जेनेसिस का लिंक जो है वो एफटीएक्स से आ रहा है और एफटीएक्स का लिंक डीसीजी का जो थ्री एरो कैपिटल, ऐसी बात है जो टेरर लूना को क्लैप्स हुआ था वो तमाम चीज़ें थ्री एरो कैपिटल से लिंक करती हूँ। थ्री एरो कैपिटल के क्लैप से मल्टीपल चीज़ें जो है वो लिंक करती हुई आ रही हैं। फिर एफटीएक्स की जो क्लैप्स है उसने उसको और बढ़ाया और ओवरऑल तमाम चीज़ें जो टेरर लूना के क्लैप से, समझ लीजिए डू कॉन को टेरर लूना का क्लैप्स होना, साथ में यूएसए का इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करना और ग्रेजुअली जो है स्लो करके जो है वो एक के बाद एक फर्म जो है वो नीचे आपको क्लैप्स होती हुई नज़र आ रही है। एक छोटी सी हिंट मैं यहाँ आपके साथ जो वो शेयर आउट करता चलूँ, जिसको हमने आपके साथ जो जब सेल्सियस का कोलैप्स हो रहा था उस दौरान जो शेयर किया था। राउंड अबाउट जब सेल्सियस का कोलैप्स हुआ तो बिटकॉइन की रेंज ये थी, तकरीबन 20,000 से 23,000 के राउंड अबाउट थी। तो सेल्सियस ने सबसे पहले अपनी जो लिक्विडेशन प्राइस को कवर अप किया था, तो तकरीबन 8,000 से 9,000 के दरमियान वो लेके गया था फौरी तौर पे। उसके बाद जो है उसने लिक्विडेशन भी ख़त्म करी, फिर बैंकरप्सी पे जो है वो चैप्टर 11 उसने फाइल किया सेल्सियस ने। तो ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं ये चीज़ थी कि बिटकॉइन अगर क्रैश करेगा तो 8,000 या 9,000 तक जा सकता है। अब कब जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन सेल्सियस ने अपने जो फर्स्ट सिक्योर पॉइंट ढूँढा था, वो तकरीबन 8,000 से 7,000 से 8,000 या 8 से 9,000 की रेंज थी, जिसको जो अपना उसने सिक्योर पॉइंट ढूँढा था कि अगर बिटकॉइन क्रैश भी होता है, तो कम से कम जो वो लिक्विडेट नहीं होंगे, वो सिक्योर पोज़ीशन पर जो है वो आ जाएँगे। अब थोड़ा-सा एफटीएक्स, जेनेसिस, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। साथ में जो है वो हमें नज़र आता है कि रशियन डिजिटल रबल इंटीग्रेटेड इनटू अ बैंकिंग ऐप। अब डिजिटल रबल को थोड़ा-सा मैं आपके साथ इसलिए शेयर आउट करना चाह रहा हूँ इस हवाले से कि रशिया में जो क्रिप्टो की रेगुलेशन हो रही है, साथ में एक पर्सनली जो है वो यानी कि एक प्राइवेट बैंक जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, जो कि डिजिटल रबल वगैरह के हवाले से तमाम चीज़ों को जो है वो सॉर्ट आउट कर रहा है। अब जिस हिसाब से तमाम चीज़ें होंगी, ये स्टिल जो है वो एक तरह के टेस्टिंग प्रोसेस में है। आप ऑफ़िशियली इसको लॉन्च जो है वो स्टिल कंसिडर नहीं कर सकते जब तक कि उनकी गवर्नमेंट की जानिब से या फिर जो है वो डिफरेंट कंट्री वाइज़ जो है वो एक्सेस ना हो लोगों का रिबल में, डिजिटल रिबल में, तब तक जो है उसको नहीं कहा सकता। एक तरह का जो है वो डेमो ही जो है कंसिडर होता है। पोल्का डॉट कम्युनिटी कॉल जो है वो 23 नवंबर को जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तकरीबन आज ही के दिन होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो फेडरल रिज़र्व की जो मीटिंग है 24 नवंबर की, ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करेगी। मार्केट को जो है वो ये नीचे भी लेके जा सकती है, आइदर की न्यूज़ अच्छी आए या बुरी आए, शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ठीक है, लार्जर टाइम फ्रेम में तो न्यूज़ अच्छी आएगी तो ज़ाहिर-सी बात ऊपर जाएगा, न्यूज़ बुरी आएगी तो नीचे जाएगा। लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो सिचुएशन इस वक्त क्रिएट हो रही है, उस सिचुएशन के मुताबिक जो है वो एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स के बाद जो है वो क्रैश ही जो है प्रेडिक्ट हो रहा है कि चांसेस यही हैं कि मार्केट जो है वो एक करेक्शन लेगी। फ्यूचर इंडिसेस देख लें तो हमें जब ये सिचुएशन नज़र आती है कि मल्टीपल इंडिसेस जो हैं वो इसमें से कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो करेक्शन में होते हैं, तो फिर सिचुएशन ओवरऑल मार्केट क्रैश की जानिब जो है वो जा रही होती है। फ्यूचर इंडिसेस यूजुअली इसी तरीके से परफॉर्म करता है, लेकिन मेजर इंडिसेस देखें तो हमें मेजर इंडिसेस में अच्छा खासा जो गेन नज़र आता है। यूएसडीटी को देख लें तो यूएसडीटी जो है अपने आप को मेंटेन करने जा रहा है और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो मेंटेन कर रहा है। यूएसडीटी बैलेंस से दोबारा से, और डॉज कॉइन भी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हमें नज़र आता है, स्टेबल ही रहा इतना ज़्यादा जो डॉज कॉइन ने, स्टिल जो टॉप 8 में जो डॉज कॉइन मेंशन है मौजूद है। पोल्का डॉट भी जो मैटिक और पोल्का डॉट जो 10 और 11 पे मौजूद हैं। डाई जो दूसरा स्टेबल कॉइन है वो 12 पे मौजूद है। मीन जेट के लोगों की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएसडीसी और यूएसडीटी में जो है सब मौजूद है
और 6 नंबर पे जो है वो BUSD, मतलब लेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें BUSD में नज़र आती है लोगों की। डेली टाइम फ्रेम में देख लें तो मल्टीपल कॉइन जो हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं, और इसी परफॉर्मेंस को अगर वीकली टाइम फ्रेम में देख लें तो हमें नेगेटिव नज़र आती है परफॉर्मेंस। और मार्केट कैप के हवाले से अगर सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो LTC, डैश, TWT, एप, BCH कॉइन ने परफॉर्म किया है, और बाकी कॉइन जो है वो हमें करेक्शन नज़र आते हैं। CRO, FTT खतरनाक सिचुएशन में जो हमें इस वक्त नज़र आते हैं। इथीरियम ने जो बिटकॉइन का क्रैश हुआ था उस दौरान क्रैश नहीं लिया था। ऐसी बात जैसे जैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस इंक्रीज होगी तो हमें जो है इथीरियम करेक्शन लेता हुआ नज़र आएगा, और ज़्यादा भी नज़र आ सकते हैं, चांसेस जो हैं उसी चीज़ के हैं। 30 दिसंबर जो है वो स्टिल जो है 20,000 पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्टिल जो है वो ऑप्शन के ट्रेडर को यही लगता है कि बिटकॉइन की मैक्सिमम प्राइस जो उसी रेंज में रहेगी। बाय फ्लो में देख लें तो लिंक, ETH, LTC, वेट, CSZ, TWT, एप कॉइन हमें नज़र आता है बाय फ्लो में। और सेल फ्लो में देखें तो ETH भी शामिल है सेल फ्लो में, CRV, XRP, मैटिक, SNM जो है वो सेल फ्लो में हमें नज़र आता है। जो इन्वेस्टमेंट है वो USDT, और BTC की जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादातर BTC से निकल के BUSD, यानी कि जो बाइनेंस का जो है वो स्टेबल कॉइन उसमें जारी है। अब ये क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको जो है वो थोड़ी देर में इन खबरों के साथ जो है तमाम चीज़ों को शेयर आउट करता चलूँगा। उससे पहले थोड़ा-सा देख लें FOMC की मीटिंग के मिनट्स। ज़ाहिर-सी बात है, ये वो रीजन है, समझ लीजिए, जहाँ से ये आप देखिए सीपीआई की रिपोर्ट के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा क्रैश लिया। उसके बाद 15 पंप लिया मार्केट ने, जो है वो तकरीबन 15 के बाद से जो है वो मार्केट डाउन जाना शुरू हुई। मीन्स दैट कि मार्केट अपने आप को करेक्ट कर रही थी FOMC की मीटिंग के बाद। फिर दोबारा से मार्केट हमें 21 से जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया। अब इस सिचुएशन पे अगर वो आज के दिन ही मार्केट ऊपर जाती है और राउंड अबाउट जो है वो 12 बजे के करीब FOMC की मीटिंग के मिनट्स वगैरह आते हैं, तो मार्केट यहाँ से एक डबल बॉटम की सिचुएशन क्रिएट करके नीचे जा सकती है। ऑल्दो कि RSI भी जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट करेगा। तो ऐसी बात है, जब FOMC की मीटिंग जिस दौरान हो रहे होते हैं उस दौरान मार्केट जो है वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है, ताकि लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ही जो है वो लिक्विडेट हो सके। लेकिन थोड़ा-सा जो सिनेरियो इस वक्त क्रिएट हो रहा है वो यही हैवी करेक्शन का जो सिनेरियो इस वक्त जो है क्रिएट हो रहा है। आज की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अहम रोल जो है वो प्ले आउट करेगी, क्योंकि FOMC से पहले ही परफॉर्मेंस होगी। फ्यूचर इंडिसेस की भी परफॉर्मेंस जो है वो हैवी जो है वो रोल जो है प्ले आउट करेगी, क्योंकि अगर तकरीबन 9 घंटे या 8 घंटे के बाद फ्यूचर इंडिसेस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है तो फिर ये एक अपर गैप बन जाएगा, और अपर गैप के साथ जो है वो ऐसे XPX ओपन होगा और उसको फॉलो अप करेगा। तकरीबन 1 या 2 दिन फॉलो अप करता है, अगर डेज़ का हो। वीकली हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है उसको फॉलो अप करता है। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट की पोजीशन। तकरीबन 40,000 से ज़्यादा जो है वो अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं। कोई ख़ासा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिलता, ऑल्दो कि काफ़ी बेहतर है नॉर्मल यूजुअल डेज़ के मुताबिक। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं इन खबरों को और इन खबरों के हिसाब से तमाम चीज़ों को। इसमें हमें नज़र आता है बाइनेंस, कॉइनबेस देख सकते हैं, बाइनेंस देख सकते हैं, ग्रेस्केल। अब देख लेते हैं, ये तो खबर है। अब इस खबर में क्या लिखा हुआ है उन तमाम चीज़ों से अगर अपने आप को थोड़ा-सा साइड पे कर लें, कि जैसे आपको पता लगता है कि आपको 3 खबरें सुनने को मिली। अब इन खबरों का क्या इम्पैक्ट है तो थोड़ा-सा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल मार्केट में हुआ क्या? अगर लास्ट 24 आवर को देखें तो कॉइनबेस प्रो में 1000 के करीब BTC एंट्री लेते हैं और बाइनेंस में जो है तकरीबन 6000। लेकिन लास्ट 30 डेज़ का ओवरऑल देखें चेंज, तो बाइनेंस एक्सचेंज पे जो 75,000 के करीब जो BTC आए, और ज़ाहिर-सी बात है जब वो BTC जो स्टेबल कॉइन में आएँगे तो वो BUSD में आ रहे हैं। और स्टिल अगर आप दूसरी जानिब देखें तो कॉइनबेस प्रो से जो लास्ट 30 डेज़ में तकरीबन 71,000 के करीब जो है वो बिटकॉइन जो है एग्ज़िट कर चुके हैं, जिसमें से कुछ ज़ाहिर-सी बात है ऑन चेन में गए होंगे, कुछ बाइनेंस में गए होंगे। 50,000 के करीब जेमिनी से, 19,000 के करीब क्रैकन से, ओकेक्स से 5,000 के करीब और 4,000 के करीब। अब मार्केट को जो है वो जो क्रैश बेसिकली मिलता है वो रिटेल मार्केट से मिलता है। अब बाइनेंस एक्सचेंज पे इतना ज़्यादा BTC होने का मतलब है कि रिटेलर जो है वो हैवी सेल ऑफ प्रेशर जो है वो रिटेलर को फेस आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनेंस जो है वो ज़्यादातर रिटेलर के हिसाब से यूज़ होती है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है कि खबर आती है, उस खबर का ओवरऑल इम्पैक्ट अगर आप एक्सचेंजेस के रिजर्व्स के हवाले से देखें तो हमें नज़र आता है कि उन खबरों के आने के बाद जो है लोगों ने अपने BTC को उस कॉइनबेस प्रो से निकाला है और बाइनेंस में जो है वो एंटर किया है। अब स्टिल यहाँ पर हम देखें तो एक्सचेंजेस का जो एक साइडवेज मूवमेंट जो है वो हमें नज़र आती है। तो ओवरऑल अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि सिचुएशन खबर क्या होती है, उस खबर के हिसाब से मार्केट वेरिएट या बिहेव किस तरीके से करती है। तो आप खुद भी चाहें तो यहाँ पर आके जो उन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। स्टिल मार्केट को ज़रा ट्रेंड लाइन के हिसाब से, मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देख लें तो तकरीबन अच्छे से फॉलो अप करी। तकरीबन 6 अक्टूबर से पहले से जो उसी को फॉलो अप करी, इसी ट्रेंड लाइन को जो फॉलो अप कर रही है। स्टिल जो है उसी की रेजिस्टेंस पे जो है वो मौजूद है। अब ज़रा-सा देख लें कि बिटकॉइन इस पोजीशन से तकरीबन 16,500 से नीचे जब क्रैश करने लगा, तकरीबन हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, 15,600 के करीब ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो यहाँ से इसको एक हैवी बाइंग ऑर्डर मिलता है, एक तरह की डबल बॉटम की सिचुएशन क्रिएट होती है। इसके बाद मार्केट इस गैप को जो फिल अप करती है, ऑल्दो कि
ये गैप यहाँ नज़र आ रहा है, कैंडल में नज़र नहीं आएगा क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक कैंडल्स होती हैं, तो जिस वजह से जो है वो ये गैप हमें यहाँ पे नज़र आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, और इस तरह का गैप अगर बने तो वो फौरी जो है फिलअप भी हो जाता है। नेक्स्ट देख लें पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस रेंज पे क्रिएट करने की कोशिश की 15,700 पे, और अगर हम देखें तो 15,600 के राउंड अबाउट नेक्स्ट जो है वो हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्रिएट होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से बिटकॉइन को एक गेन मिला और इस वक्त बिटकॉइन जो अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे ही ट्रेड हो रहा है, जो कि तकरीबन 16,400 से लेकर जो है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल नज़र आता है तकरीबन 16,700 और 16,800 भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तो ये वो रेंज है यहाँ से यहाँ तक की जो कि बिटकॉइन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, और बिटकॉइन उसकी बॉटम में जो इस वक्त जो है बिल्कुल ट्रेड आउट हो रहा है। तो यहाँ से कोई डिसाइड नहीं किया जा सकता पॉइंट ऑफ कंट्रोल का, स्टिल जो है वो बिटकॉइन को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। इस रेंज में थोड़ा वॉल्यूम आना चाहिए, इस रेंज में तब जो है वो इस पोजीशन को हम स्टेबल कंसीडर कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम को डिस्कस कर लें तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें गेन नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल जो है वीकली टाइम फ्रेम में तकरीबन एक हफ़्ता और जो है वो इस वीकली टाइम फ्रेम को देखना चाहिए कि 300 के अगेंस्ट जो है वो कैसे बिहेव करे, क्योंकि इससे पहले जो है वो ऐसा नहीं हुआ है गालिबन। अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि बिटकॉइन 300 मूविंग एवरेज से जो है वो वीकली मूविंग एवरेज से नीचे आया है। बाइंग अपॉर्चुनिटी देख लें कि लोग कहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन को नेक्स्ट सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, तो तकरीबन 12,000 पे इस पोजीशन पे बिटकॉइन को नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो मिल सकेगी लार्जर टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ से जो बिटकॉइन नीचे जाना शुरू होता है, और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें बिटकॉइन के बाइंग और सेलिंग ऑर्डर की इस वक्त जो पोजीशन है वो हमें स्कैटर्ड जो है वो नज़र आती है। कोई भी जो है वो एक फिक्स पॉइंट पे जो इस वक्त जो है वो हमें नज़र नहीं आती। तो जब तक S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग नहीं हो जाती, या ओपनिंग से कुछ टाइम पहले तक जो है वो हमें सही सिचुएशन जो है वो क्रिएट आउट नहीं हो रही। अगर आप देखें तो हमें यही नज़र आता है मल्टीपल सेलिंग ऑर्डर्स हैं, मल्टीपल बाइंग ऑर्डर्स हैं, और डिफरेंट रेंजेस पे जो है वो मौजूद हैं। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमान अल्लाह।